तो बजट के अंतर्गत जो हम मेन कंपोनेंट है या मेजर कंपोनेंट है उनमें हम ये देखते हैं कि जो आपका केंद्रीय बजट होता है इसके दो पार्ट होते हैं। केंद्रीय बजट के जो मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, उन दो पार्ट में सबसे पहले आपका राजस्व बजट की हम बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है पूंजीगत बजट। इन दो बजट पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये राजस्व बजट होता है, ये राजस्व बजट जो होता है ये राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। तो राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के आधार पर जब हम इसका निर्माण करते हैं तो इस प्रकार इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों को कैलकुलेट किया जाता है और तथा इस राजस्व को, क्योंकि इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम राजस्व व्यय की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या क्या मदें हैं, किस पर हम खर्च करते हैं, ये इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए होता है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए इसे लागू किया जाता है या चालू किया जाता है। तो ये बजट हमारे पास होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो इकोनॉमी में मेन इकोनॉमी को ऑपरेटिंग जो जितने खर्चे होते हैं वो आपको राजस्व व्यय के अंतर्गत होते हैं, और जो इकोनॉमी में दीर्घकालीन व्यय होते हैं या इकोनॉमी में हम कहें कि इकोनॉमी में पूंजीगत निर्माण या खर्च किए जाते हैं वो पूंजीगत बजट का पार्ट होता है, जो पूंजीगत बजट के अंतर्गत होता है, जिसमें आपका होता है पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, कहां से हम ये प्राप्तियां प्राप्त करते हैं, तथा पूंजीगत व्यय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास राजस्व बजट, केंद्रीय बजट का दो पार्ट आपका बन जाता है, राजस्व बजट, और दूसरा हमारे पास बन जाता है पूंजीगत बजट। तो यह पूंजीगत बजट के अंतर्गत इसमें अगर राजस्व बजट का मान ज्यादा है, राजस्व प्राप्ति आपका राजस्व का मान ज्यादा है और पूंजीगत का मान कम है, तो इसके आधार पर हम लोग बजट घाटा यानी कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय के आधार पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बजट घाटा होता है। तो बजट घाटा का कॉन्सेप्ट जो आपका होता है बजट घाटा, बजट घाटे का मतलब होता है कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं बजट घाटा, जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्व बजट पे फोकस करते हैं। राजस्व प्राप्तियां इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं और राजस्व व्यय इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। अगर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय दोनों का मान बराबर है, इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका संतुलित राजस्व बजट है, ठीक है। लेकिन अगर राजस्व प्राप्तियों का मान ज्यादा हो जाए, राजस्व व्यय का मान कम हो जाए, तो हम कहेंगे सरप्लस राजस्व बजट है। और वहीं राजस्व व्यय का मान अधिक होने पर, राजस्व प्राप्तियों का मान कम होने पर हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी में आपका घाटे का राजस्व बजट कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां आती हैं और राजस्व व्यय आते हैं, और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राजस्व व्यय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमको एक्सपेंडिचर की आवश्यकता पड़ती है उसको राजस्व व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और दीर्घकालीन पूंजी निर्माण की जब हम बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आपका दो प्रकार का होता है। आपका पहला नंबर होता है कर राजस्व, यानी कर से प्राप्त आय या रेवेन्यू। गवर्नमेंट को जो टैक्स लगाने के बाद रेवेन्यू प्राप्त होती है उसे कर राजस्व की संज्ञा देते हैं। वहीं आपके पास दूसरा होता है गैर कर राजस्व, और गैर कर राजस्व के अंतर्गत ऐसी प्राप्तियां जो टैक्सेशन के अतिरिक्त प्राप्त होती हैं। तो राजस्व प्राप्तियों का दो पार्ट किया गया। कर प्राप्तियों के अंतर्गत या कर राजस्व के अंतर्गत हमने पहला पॉइंट रखा आपका प्रत्यक्ष कर, दूसरा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हमने रखा इनकम टैक्स आयकर, हमने रखा निगम कर, हमने रखा संपत्ति कर। कुछ इसी प्रकार के और भी टैक्स होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कर का पार्ट बन जाते हैं जो कर राजस्व के पार्ट माने जाते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष कर जिसको हम लोग बी पोर्शन में कैलकुलेट करते हैं, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत पहला आपका आता है आयात शुल्क, आपका जीएसटी, क्योंकि वर्तमान में चालू है तो जीएसटी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष कर का पार्ट बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत
कर राजस्व में दो प्रकार के कर, आपके पास प्रत्यक्ष कर और आपके पास अप्रत्यक्ष कर, दोनों करों को इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं और इनके से प्राप्त आय को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। वहीं आपके पास गैर कर राजस्व की अगर हम बात करते हैं तो गैर कर राजस्व के अंतर्गत जैसे सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभ हुआ लाभांश, ठीक है, जितने आपके पास गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के जो उपक्रम हैं, ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट, जैसे आपके गवर्नमेंट में रेलवे का आपका आ जाता है, सरकारी बसों से पैसा आ जाता है, ठीक है, बीएसएनएल से पैसा आ जाता है, यानी जितने भी गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योर्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनसे प्राप्त इनकम को गैर कर राजस्व के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत जो प्राप्त हुआ लाभ है या प्राप्त हुआ लाभांश है उसको इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट को ब्याज से प्राप्तियां कुछ होती हैं तो इसको भी गैर कर राजस्व का पार्ट बनाया जाता है। थर्ड, मुद्रा, डाक टिकट, छपाई से आपने देखा होगा स्टैम्प पेपर होते हैं, आपके जो मनी होती है, डाक टिकट होते हैं, छपाई होते हैं, इससे जो इनकम मिलती है इसको भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट आपका फीस व जुर्माने से आए, ठीक है, आपने देखा होगा फी कुछ होती है, गवर्नमेंट के कोई चीजों का प्रयोग करते हैं, फी देते हैं, या कोई पनिशमेंट या पेनाल्टी होती है तो उससे भी गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, ट्रेजरी के माध्यम से गवर्नमेंट इनकम प्राप्त करता है, उसको भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत रखेंगे। और आपका है तोहफे, जो आपने देखा होगा उपहार गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, अनुदान प्राप्त होता है, तो इन प्राप्तियों को भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जो इकोनॉमी में एक सरकार को या एक राज्य को प्राप्तियां होती हैं, तो इन्हें राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और ये इकोनॉमी में क्या होती है, इकोनॉमी में प्रत्येक यानी अल्पकालीन प्राप्तियां होती हैं जो साल दर साल प्राप्त होती रहती हैं। तो ये हमारे पास हमने राजस्व प्राप्तियों का क्लासिफिकेशन किया कि कहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती है, तो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों की हमने चर्चा की। अब आपके पास प्रश्न बनता है कि ये खर्च कहां करते हैं, तो खर्च करने के लिए हमने कहा इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी इकोनॉमी में जैसे आपके पर्सनल खर्च होते हैं, डेली खर्च होते हैं, उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए जो आप पैसा करते हो वो चालू व्यय कहलाता है, उसी प्रकार इकोनॉमी में उसे राजस्व व्यय की संज्ञा दिया जाता है। लेकिन जैसे पूंजीगत निर्माण है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जो दीर्घकालीन खर्चे होते हैं उनको उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमी में जैसे वेतन देना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको हर महीने वेतन चाहिए, तो एक कौन पार्ट बनेगा, ये राजस्व व्यय का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो पहला आप देखिए, इसमें पहला है कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, क्योंकि टैक्स से क्या होता है, इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए वेतन पेमेंट करना होता है और पेंशन पेमेंट करना होता है, तो वेतन एंड पेंशन को जब हम पेमेंट करने की बात करते हैं तो वो राजस्व व्यय का पार्ट बन जाता है। वहीं दूसरा रक्षा एवं विधि व्यवस्था, ठीक है, आप देखे होंगे आपके देश में मिलिट्री है, पैरा आपके पास मिलिट्री सर्विसेज हैं, विधि व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को ऑपरेट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको भी राजस्व व्यय के अंतर्गत उसमें भी खर्च किया जाता है। थर्ड आपका है राज्यों और अन्य देशों को अनुदान, ठीक है, राज्य को जो हम लोग देते हैं या अन्य देश को जो हम अनुदान प्रोवाइड करते हैं वो राजस्व व्यय के पार्ट माना जाता है। अगला पॉइंट है आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर ब्याज का भुगतान। यदि देखिए ब्याज का भुगतान जो होगा वो राजस्व व्यय का पार्ट होगा, लेकिन ऋण का भुगतान वो पूंजीगत व्यय का पार्ट होगा। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ठीक है। जो आप पर ईयर ब्याज भुगतान करते हो वो राजस्व व्यय के पार्ट माना जाएगा और वो राजस्व व्यय के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगला आपके पास है सब्सिडी, आपने देखा होगा एलपीजी पे सब्सिडी, पेट्रोल पे सब्सिडी, ठीक है, आपने देखा होगा यूरिया पे, डीएपी पे सब्सिडी, तो ये सब्सिडी भी राजस्व व्यय का पार्ट माना जाता है और इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। छठा है आपके पास सामान्य सेवाएं, जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन आदि पर जो व्यय होता है वो राजस्व व्यय का पार्ट माना जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में राजस्व बजट के अंतर्गत सरकार प्रत्येक ईयर कहां से इनकम प्राप्त करती है और कहां पर व्यय करती है, ताकि इकोनॉमी की एक्टिविटी प्रॉपर रूप से संपादित हो सके, प्रॉपर रूप से चल
सके तो इसे हम लोग राजस्व बजट का पार्ट मानते हैं। और राजस्व बजट के अंतर्गत हमने बताया क्या कि राजस्व घाटा आपका डिफिनीशन होता है। राजस्व घाटा की जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, तो जब राजस्व व्यय का मान ज्यादा होता है राजस्व आय से। तो राजस्व आय से यदि व्यय का मान ज्यादा होता है तो इसे हम रेवेन्यू डेफिसिट का मान कहते हैं। यानी जब आपको इकोनॉमी में खर्च ज्यादा करने हैं और टैक्स रेवेन्यू कम प्राप्त हुई। आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिन में दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 में यही तो बात कही थी कि हमारे पास एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए बट टैक्स रेवेन्यू काफी डिक्लाइन हो गई। तो जब तो वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका हो सकता है कि सरप्लस रेवेन्यू आपका। तो सरप्लस रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आय का मान ज्यादा हो जाए और व्यय का मान कम हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका अतिरेक राजस्व बजट कहते हैं। अतिरेक राजस्व बजट की संज्ञा दी जाती है। और तीसरा आपका पास होता है बैलेंस राजस्व व्यय, जिसके अंतर्गत व्यय का मान और आय का मान दोनों बराबर होता है। तो ये आपने राजस्व बजट के विषय में जानकारी प्राप्त किया कि इकोनॉमी में जो राजस्व व्यय होता है वो वास्तव में राजस्व प्राप्तियां या राजस्व व्यय का पार्ट होता है। ये अल्पकालिक मुद्रा प्रवाह या पूंजी प्रवाह से कनेक्टेड किया जाता है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है पूंजीगत बजट की बात हम करते हैं। जब हम पूंजीगत बजट की बात करते हैं तो पूंजीगत बजट के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये पूंजीगत बजट क्या होता है। तो चलिए पूंजीगत बजट पे काम करते हैं। तो जब पूंजीगत प्राप्तियों को एंड पूंजीगत व्यय को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत क्या है, कहां से आपको पूंजीगत प्राप्तियां होती है। मान लीजिए आपने कोई ऋण वसूला, किसी कंट्री को आपने दिया था ऋण और ऋण वो आपको ऋण वापस मिल गया तो वो पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगी क्योंकि आपको इकोनॉमी में आपको एक इनकम मिल जाएगी। तो वो पूंजीगत प्राप्तियों का एक पार्ट बन जाएगा, एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से व अन्य देशों से मिलने वाले ऋण व अनुदान। मान लीजिए आपको इस साल 2021 में आईएमएफ 5,000 करोड़ रुपए का डॉलर का लोन दे दे तो वो पूंजीगत प्राप्तियों का हो जाएगा पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घकालीन अनुदान आपको प्राप्त होता है तो ये पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट माना जाएगा। वर्ल्ड बैंक से मान लीजिए आपको पैसा मिल जाता है तो वर्ल्ड बैंक से यदि पैसा मिल जाता है तो ये भी पूंजीगत प्राप्तियों का एक पार्ट माना जाता है। और तीसरा आपके पास हो जाता है बचत योजनाओं से प्राप्तियां। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई इकोनॉमी में बचत योजना चल रही थी और उससे जो प्राप्तियां हुई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा सुकन्या धन योजना के अंतर्गत यदि कोई अपनी बेटी के नाम पे करता तो ये बचत योजना है और इनसे भी दीर्घकाल में एक अच्छा आय या रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग बचत योजनाओं से प्राप्तियों के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं या जोड़ते हैं। तीसरा आपके पास डी है विनियोग, विनिवेश। विनिवेश का तात्पर्य होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाता है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की पूंजी कहीं पर आती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट की संज्ञा देते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है वो भी पूंजीगत बजट का पार्ट माना जाता है और पूंजीगत बजट के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार जो आपके पास विनिवेश होता है, ठीक है, जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है, डिस इन्वेस्टमेंट इस समय देखिए बहुत ज्यादा कल्चर गवर्नमेंट का है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अपना रही है, डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रही है और इसके माध्यम से गवर्नमेंट को बहुत अधिक पैसा प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट माना जाता है और इससे पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो विनिवेश से प्राप्त मुद्रा को वो एक प्रकार की दीर्घकालिक मुद्रा होती है जो दीर्घकाल के लिए प्राप्त होती है, इसको हम लोग पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट मानते हैं। अगला आपके पास है डी के बाद ई पार्ट। ई पार्ट का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व अन्य स्ववित्त संस्थानों से ऋण। अगर गवर्नमेंट उस साल
कोई दीर्घकालिक ऋण ले ले, ठीक, दीर्घकालिक की बात हम करते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत दीर्घकालिक ऋण की बात करते हैं, तो वो पार्ट भी आपका पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूंजीगत बजट के अंतर्गत देखा क्या कि ऋणों की वसूली से प्राप्त आय, गवर्नमेंट को प्राप्त आय, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से प्राप्त आय, बचत योजनाएं, मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत से ज्यादा किसान बचत पत्र आपने देखा होगा, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बचत, ये सारी बचत योजनाओं से प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। विनिवेश से प्राप्त होने वाली इनकम को जो हम रखते हैं उसको भी हम पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं, रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या अन्य जो संस्थाएं होती है उनसे अगर कोई ऋण प्राप्त होता है तो उसको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो ये पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट माना जाता है। तो इस प्रकार ये दीर्घकालीन एक प्रकार की मनी होती है जो गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, और ये दीर्घकालीन जो पूंजी होती है ये परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत हम जब देखते हैं कि जब इकोनॉमी में निवेश की बात करते हैं, दीर्घकालिक निवेश, तो ये पूंजीगत व्यय का पहला पार्ट होता है। सरकार क्या करती है, रोड बनवा दे, सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज बनवा दे, कॉलेज स्कूल्स बनवा दे, तो ये पूंजीगत व्यय के पार्ट माना जाएगा। बी आपका हो जाता ऋण का भुगतान, इसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऋण का भुगतान भी किया जाता है, और ऋण का भुगतान का तात्पर्य होता है कि गवर्नमेंट जो इनकम प्राप्त करती है अगर पुराने कोई ऋणों को भुगतान करती तो यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत माना जाएगा। सी पोर्शन आपका है ऋण का वितरण, अगर मान लीजिए किसी को लोन दे देती है तो भी यह पूंजीगत व्यय के पार्ट माना जाएगा। और डी आपका है भूमि, भवन तथा मशीनों पर व्यय अगर किया जाता तो ये पूंजीगत व्यय का पार्ट माना जाता है। तो इस प्रकार पूंजीगत बजट के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां यानी दीर्घकाल की वो प्राप्तियां जो सरकार को प्राप्त होती हैं दीर्घकाल के लिए, और दीर्घकाल का जो व्यय या निवेश या ऐसा पार्ट जो दीर्घकाल के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं या लोन के रूप में भी होते हैं, तो उन्हें हम पूंजीगत व्यय के रूप में रखते हैं। तो अब हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि पूंजीगत बजट के अंतर्गत आपका पूंजीगत बजट आपका घाटे का भी हो सकता है, पूंजीगत बजट आपका घाटे का हो सकता है। कैसे घाटे का हो सकता है, अगर पूंजीगत व्यय का मान, ठीक है, अगर आपके पूंजीगत आय के मान से अधिक हो जाए तो आपका पूंजीगत जो बजट है वो घाटे का बजट होगा, ठीक है। और अगर आय का मान, पूंजीगत आय ज्यादा है और आपके द्वारा किया गया व्यय कम है तो यह आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस पूंजीगत बजट कहलाएगा। और इसी प्रकार तीसरा आपका बैलेंस बजट भी जाना जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि केंद्रीय बजट का जो दो मेजर पार्ट होता है, एक राजस्व बजट होता है, दूसरा पूंजीगत बजट होता है। और राजस्व बजट के अंतर्गत जो अल्पकालिक प्राप्तियां तथा अल्पकालिक व्यय, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी को ऑपरेट करने वाले व्यय, इनको राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे राजस्व बजट की संज्ञा दी जाती है। वही पूंजीगत बजट के अंतर्गत दीर्घकालीन प्राप्तियां तथा दीर्घकालीन निवेश या आपका दीर्घकालीन आपका व्यय, पूंजीगत व्यय आपका पूंजीगत बजट का पार्ट माना जाता है। तो ये आपका केंद्रीय बजट के मेन फीचर्स हैं, इसको आपको अपने दिमाग में लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बार बार परेशान करते हैं कि बजट घाटा क्या है, दूसरा आपका राजस्व घाटा क्या है, पूंजीगत घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है। ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे। तो अब देखिए पहला पॉइंट आपका आता है बजट घाटा। बजट घाटा के अंतर्गत कुल प्राप्तियां, और कुल प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, दोनों प्राप्तियों को इसके अंतर्गत जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुल प्राप्तियों के अंतर्गत ये देखिए आपको मैं, हाँ, ये ब्लैक इंक से आप देख सकते हो, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियों को हम कुल प्राप्तियां कहते हैं, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियों को कुल प्राप्तियां कहते हैं, और राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को दोनों को मिला दो तो आपको कुल व्यय का मान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार
कुल प्राप्तियों में से यदि कुल व्यय का मान आप माइनस कर दो तो आपको बजटी घाटा मिल जाएगा। और बजटी घाटा का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब कुल व्यय का मान ज्यादा होगा और कुल प्राप्तियों का मान कम होगा तो उस घाटे को हम बजटी घाटा कहेंगे। यदि कुल प्राप्तियों का मान कुल व्यय के मान के बराबर होगा तो हम बैलेंस बजट कहेंगे। ठीक है, और अगर कुल प्राप्तियों का मान अधिक हो जाए और कुल व्यय का मान कम हो जाए तो उसे हम सरप्लस बजट या अतिरेक बजट की संज्ञा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। बजट घाटा के अंतर्गत कुल प्राप्तियां, और कुल प्राप्तियों को मतलब राजकोषीय प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय का मतलब होता है राजस्व, कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय प्लस आपका पूंजीगत व्यय। दोनों व्यय के मान को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा के अंतर्गत क्या देखते हैं? राजस्व घाटा के अंतर्गत केवल राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के मान को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो आपका राजस्व आय में से राजस्व व्यय का मान अगर आप घटा दोगे तो राजस्व आपका घाटा प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत राजस्व व्यय का मान ज्यादा होता है तथा राजस्व आय का मान कम होता है। तो इस प्रकार हमारे पास राजस्व घाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो तीसरा आपका आ जाता है मेन फीचर्स या मेन पॉइंट्स आ जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। आपने वर्ड्स देखा होगा प्रभावी राजस्व घाटा। जब राजस्व घाटा में संपत्ति सृजन हेतु राज्यों को दिए गए अनुदान को ऐड कर देते हैं तो ये प्रभावी राजस्व घाटा आता है। एक नया कॉन्सेप्ट हाल ही के दिनों में जोड़ा गया, प्रभावी राजस्व घाटा। और इस राजस्व घाटा में संपत्ति सृजन हेतु राज्यों को दिए गए अनुदान को माइनस किया जाता है। ये पॉइंट आप ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हाल ही के दिनों में ऐड किया गया। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अधिक जोड़ना पड़ेगा, प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, फिर आपका चौथा पॉइंट होता है प्राथमिक घाटा क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक घाटा में आप राजकोषीय घाटा में से ब्याज के भुगतान को माइनस कर दो। ब्याज के अगर भुगतान को आप माइनस कर दो तो जो आपको घाटा प्राप्त होगा उसे प्राथमिक घाटा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगा। एग्जाम में मोस्टली बार ये पूछा गया कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट, क्या फार्मूला क्या है। तो राजकोषीय घाटे में से यदि ब्याज के भुगतान को माइनस कर दोगे, कितना आपने ब्याज का भुगतान किया है, तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा प्राथमिक घाटा। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट रखना पड़ेगा। और आपका आता है राजकोषीय घाटा की डिफिनीशन की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बजटी घाटा को जोड़ा जाता है, जो आपने देखा ऊपर। सरकार की ऋण तथा अन्य देयताएं, हमको कितना अन्य देयताएं हमारे पास उनको जोड़ दीजिए तो आपको राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। या आंतरिक व बाह्य ऋण, जितने हमने लोन लिए हैं, चाहे अपने घरेलू बाजार से हमने लोन लिया है, चाहे विदेशी मार्केट से हमने लोन लिया है, प्लस आरबीआई से हमने कितने ऋण लिए हैं, तथा अन्य देयताओं प्लस विनिवेश, इन 4 चीजों को जोड़ देते हैं तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें राजकोषीय घाटा का डिफिनीशन 2 होती है। बजटी घाटा प्लस सरकार की क्या होती है, ऋण व अन्य देयताएं, जो सरकार की अन्य देयताएं हैं उसको भी इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एग्जाम्स में जो आपके कुछ आपके घाटे हैं, डेफिसिट्स हैं, इनको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। और सरकार की नीति है कि राजकोषीय घाटा को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। क्यों? क्योंकि सरकार का जो बजटी घाटा है, जब इसका मान कम होगा, सरकार की ऋण व अन्य देयताओं का मान कम होगा, तभी राजकोषीय घाटा का मान कम होगा। और देखिए प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटा में से ब्याज के भुगतान को माइनस किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो घाटे की अवधारणा है, ये घाटे की 5 अवधारणा है। इन 5 अवधारणाओं का फार्मूला एग्जाम में अवश्य रूप में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना होगा। अब ये देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद मैंने देखा आपके साथ बजट डिस्कस किया, बजट कैसे बनता है और बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया, डेफिसिट की बात किया। अब हम आपको देखते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं, मैंने राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इन दोनों प्राप्तियों को आप कुल प्राप्तियों की संज्ञा देते हो। कुल प्राप्तियों की
संज्ञा दी जाती है। कुल प्राप्तियों के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके पास कुल प्राप्तियों का पार्ट है। इसी प्रकार कुल व्यय का मान है और इससे हम बजट घाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन आपको दिखाता हूं कि जो भारत का वर्तमान में बजट है उसमें प्रत्येक का मान क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक का मान देखेंगे कि इस प्रकार। तो आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र से आप गूगल खोलिए। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आए, ये आपका उसमें टाइप करिए गूगल में कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। आपको कैलकुलेट करना है हाँ, आपको बजट इन हिंदी डाल दीजिएगा। बजट इन हिंदी करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बजट इन हिंदी मिलेगा। उसके बाद हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो बजट इन हिंदी में अब आप आइएगा। आपका, हाँ, देखिए पहली साइट आपको यहाँ पे दिख रही है। पहली साइट आपका www इंडियन बजट गवर्नमेंट gov.in। एक मिनट, इसको मैं पहली साइट को, केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय भारत सरकार, जिसको यूनियन बजट के नाम से जाना जाता है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास केंद्रीय बजट, जिसे हम यूनियन बजट कहते हैं, इसकी साइट ओपन हो जाएगी। यह दोनों फॉर्म में आपको अवेलेबल है। आप हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं, वो दोनों फॉर्म में आपको होगा। मैंने हिंदी में किया था, देखिए आप टाइप किया था बजट इन हिंदी, तो बजट इन हिंदी के रूप में, तो बजट एक नज़र में मैं क्लिक करता हूं। देखिए पहला आपका ये पॉइंट है बजट एक नज़र में, तो बजट एक नज़र को जब मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद मुझे ये बजट एक नज़र क्लिक करता हूं तो तब मुझे प्राप्त होता है ये बजट का सार। आपको इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में ये बजट आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश या हिंदी जैसे भी आपको चाहिए, प्रत्येक वर्ष का बजट आपको अवेलेबल हो जाएगा, करंट ईयर का डेटा। ठीक है, ये आपको नोट करने की आवश्यकता होती है। और आप इसमें ये देख सकते हैं कि, हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि राजस्व प्राप्तियां, देखिए रेवेन्यू, आपकी रिसिप्ट कितना है। मैंने कहा ना, मेन कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो जो कंपोनेंट को आपको कैलकुलेट करना होगा, काउंट करना होगा। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर रेवेन्यू कितनी है, देखिए टैक्स रेवेन्यू नीचे है, और कर भिन्न राजस्व दो प्रकार के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। दोनों रेवेन्यूज को हम लोग देखते हैं, तो ये पोर्शन आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत जाना जाता है। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत, राजस्व व्यय के अंतर्गत आपने देखा होगा ये पोर्शन आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। इसमें टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आप देखिए कि 1356902 आपके पास जो करोड़ रुपए है वो आपका टैक्स रेवेन्यू है, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में 327157 है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में आपके पास है। तो इस प्रकार जो 2019-20 का है, 2021 का है, और संशोधित अनुमान और बजट अनुमान, ये तीनों। संशोधित अनुमान का मतलब यह होता है कि बाद में कुछ संशोधन हुए थे और जिसके अंतर्गत क्या हुआ, अमाउंट को बढ़ाए गए थे। ये आपका करंट ईयर का जो बजट है, इस करंट ईयर को बजट को आप ये देखिए, ये करंट ईयर का रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मान है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मान 1788424 है। और इसके बाद टैक्स रेवेन्यू का मान आप देख सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू का मान अधिक है तथा नॉन टैक्स रेवेन्यू का मान कम है। मैं इसको और जूम कर देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, तो ये टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको देखना पड़ेगा। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आप देख सकते हो कि ऋण की वसूली से कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, ऋण की वसूली से, ठीक है, अन्य प्राप्तियां
उधार या अन्य देयताएं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें देखते हैं। और कुल प्राप्तियां का मतलब होता है, मैंने बजट घाटे के अंतर्गत आपको बताया था, कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय का मान, यानी कुल व्यय देखिए नीचे, तो यदि पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 के हेल्प से आप बजट घाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास टोटल रिसिप्ट थी तथा कुल एक्सपेंडिचर का मान कितना था, इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, डेटा आपको इजी यहाँ से साइट से आपको मिल जाएगा, और ये डेटा पे आपको हरदम नजर रखनी पड़ेगी। और मैंने देखिए ये चार आपके पास नंबर 14 नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस अभी किया, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर एंड 17 नंबर जो आपका ब्लू कलर में है, आपको ये तीनों डेटा, ये चारों डेटा आपको हरदम याद रखना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पूर्व। और इसमें जो लास्ट आपके पास है 5.1, 4.1, 6.8 एंड 3.1, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा होता है, इस डेटा को आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। और यही एग्जाम में डेटा पूछा जाता है कि इसका मान वर्तमान में कितना, जैसे प्राइमरी डेफिसिट का मान कितना है तो 3.1 है, आपका फिजिकल डेफिसिट का मान कितना है 6.8 है, आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मान कितना है तो 4.1 है, और रेवेन्यू डेफिसिट का मान कितना है 5.1 है। तो ये एग्जाम में डेटा इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में कई बार ये डेटा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको एग्जाम के लिए नोट करना पड़ेगा। हाँ, अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये डेटा एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो आपके पास मनी आता है वो कहां से आता है। मैंने आपको साथ शुरू में डिस्कस किया था, और आज मैं फिर से आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो करंट ईयर का बजट है 2021 का बजट है, 21-22 का बजट है, उसमें कहां से इस चीज को डिस्प्ले किया गया था, कहां से पैसा आता है और कहां पे पैसा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं ये डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो हमारे पास वर्तमान में आपके पास डेटा सीट है, उसके आधार पर पैसा कहां से आता है। तो हमने आपको देखा पिछले ईयर का, हाँ मोस्टली पिछले ईयर का कंपेरेटिव पूछा जाता है, इसलिए आपको 2 साल का तो बजट देख लेकर के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल का आपको डेटा पूछ सकता है, इसलिए जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन के लिए तो आवश्यक हो ही जाएगा। तो ये जरूरी है कि आपको पिछले साल का डेटा कैलकुलेट करिए, सब इसी में अवेलेबल है, ये बजट साइट पे सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ पैसा कहाँ से आता है। तो जब पैसा कहाँ से आता है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले उधार 36 पैसे जो आपका आता है, इसको मैं 36, क्योंकि 1 रुपी में 36 पैसे उधार तथा अन्य देयताओं से आते हैं, बारोइंग एंड अदर लायबिलिटी जाती है। ये लगता तो कि पैसा मुझे मिला है, लेकिन ये पैसा बाद में आपको रिफंड करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो देखिए आज भी इकोनॉमी में 36 पैसा जो एक बड़ा पोर्शन है इस पाई डायग्राम का, जिसमें हम उधार या अन्य लायबिलिटी से पैसा प्राप्त करते हैं। दूसरा आप देखिए कि जो 14 पैसा इनकम टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त होती है, 14 पैसा आयकर से प्राप्त होता है, जो एक क्या होता है सोचनीय विषय बन जाता है कि हमको इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा, यानी जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, आप देखे होंगे गवर्नमेंट इनकम टैक्स के लिए इसीलिए बोलती है कि टाइम पे पेमेंट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आप देखिए गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स 15 पैसे इसमें से मिलता है, जीएसटी से इस समय 15 पैसे। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट अभी हाल ही के दिन में आई है कि पेट्रोल का दाम हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हमको एक अच्छा रेवेन्यू प्राप्त हो गया है, किससे, टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने टैक्स रेवेन्यू को डिक्लाइन करने की बात कही गई है। तो देखिए ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो सेकंड नंबर पर मत आ गई है वो 15 पैसे के साथ जीएसटी आपकी इनकम रेवेन्यू आ गई है, जो इनकम टैक्स से आगे निकल गई है। पहले इनकम टैक्स इस स्थान पर रहा करता था, फिर था आपके पास थर्ड स्थान पर इनकम टैक्स चला गया, फोर्थ स्थान पर आपका कारपोरेशन टैक्स चला गया, जो 13% या 13 पैसे का योगदान देता है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटी
8 पैसे का योगदान करता है। आपके पास 6 पैसे का नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो पेनाल्टी, फीस या अदर लाइबिलिटीज है उनसे मिलने वाला पैसा है, जो 6 पैसे आपको कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होता है। और नॉन डेबिट कैपिटल के रूप में 5 पैसे यानी 5% इसका योगदान है। तो ये आपको पाई डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कि कहां से हमारे पास इसकी रैंक आप बना लीजिएगा कि कहां से पैसा हमारे पास ज्यादा आता है। पहले स्थान पर उधार और अन्य देयताएं हैं, दूसरे स्थान पर आपका जीएसटी है, जो इस समय एक अच्छा उछाल लिया है। गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू को कलेक्शन करना, ताकि इकोनॉमी में क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले आपने देखा होगा सेल टैक्स लगता था, फिर वैट लगाया, वैट के बाद फिर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और उसने सोचा और उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, और जीएसटी इस समय सेकंड रैंक पे आया, जबकि इसके पहले डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आया करता था। तो इस प्रकार थर्ड रैंक में इनकम टैक्स चला गया। तो आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी इस समय ये दो मदें ऐसी हैं जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये पैसा कहां से आता है हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब पैसा जाता कहां पे, पैसा खर्च हम लोग कहां करते हैं, तो ये रुपए कहां पे जाता है, रुपीज गोज कहां पे हम खर्च करते हैं, जो पैसा प्राप्त हुआ है उस पर हम जब डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो डिस्कस करते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि 20% यानी 20% अपनी इनकम को केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च करते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप ये आपका मूलधन नहीं खर्च हुआ, केवल हमारे पास इतना अधिक ऋण है कि हम उसकी ब्याज की अदायगी पर 20% रेवेन्यू क्या करते हैं, इनकम को खर्च करते हैं। जो हम लोग टैक्स के रूप में इनकम प्राप्त करते हैं उसमें से 20% केवल और केवल ब्याज की अदायगी पे जाता है। जो आपके पास सेकेंड स्थान रखता है 16 पैसे के साथ राज्यों को बांट दिया जाता है। जो टैक्स आपने देखा होगा इनकम टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करता है और उसके बाद वो राज्यों के साथ इस शेयर को क्या करता है, शेयर को बांट देता है। तो ये राज्यों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर आपने देखा होगा 13 पैसे के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम चलाता है। जैसे आपने वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम देखा, और इस वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था, तो केंद्र सरकार की जो इतनी योजनाएं होती हैं उस पर किया जाने वाला व्यय एक बड़ी मद इस पर खर्च किया जाता है, जो 13% के आसपास का वो मद होता है। उसी के साथ ही साथ हम 10 पैसे के अंतर्गत दो कैटेगरी रख सकते हैं, वित्त आयोग तथा अन्य फाइनेंस कमीशन या अदर ट्रांसफर के अंतर्गत, और अन्य एक्सपेंडिचर को 10 पैसे के अंतर्गत रखते हैं। और आप देखेंगे जो सब्सिडी है वो 9 पैसे के साथ, अब 9% के साथ आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो सब्सिडी में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब्सिडी पर भी रिड्यूस करने की बात कर रही है, क्योंकि कहती है कि हमारा बहुत बड़ा पार्ट इस पे चला जाता है। और डिफेंस में देखिए सब्सिडी से कम डिफेंस पे हम 8% मनी ही खर्च करते हैं, जो एक सोचनीय विषय यहाँ पर पुनः बन जाता है। ठीक है, उसके बाद पेंशन पर देखिए आपका 5 पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पैसा आया कहाँ और पैसा ये कहाँ पर व्यय हुआ, इसको हम यहां पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नॉन प्रोडक्टिव आपकी मद है, आपकी नॉन प्रोडक्टिव मद है ब्याज की अदायगी, उस पर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है, जो इसको सरकार घटाने का लगातार प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार आपका देखिए घाटे का सार डेफिसिट स्टैटिक्स जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा इस समय 6.8 के साथ चल रहा है। राजस्व घाटा जो रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से है 5.1 के आसपास चल रहा है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा मैंने आपके साथ इफेक्टिव डेफिसिट की बात की है जो 4.1 के साथ है, एंड प्राथमिक घाटा 3.1 के साथ काम कर रहा है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करके एग्जाम में जाना होगा। ठीक है, एंड आपके पास देखिए जो राजकोषीय घाटा वित्त प्रोसेस होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट है, तो ये कहां से हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसके विषय में भी इसने किया। और घाटे की प्रवृत्तियों के विषय में ये एक डायग्राम आप देख सकते हो
ये चारों प्रकार के जो घाटा आपके साथ हमने ऊपर डिस्कस किया, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट, ये चारों का देखिए पैटर्न लगभग बराबर हुआ है, लेकिन सबसे अधिक मान आपने देखा फिजिकल डेफिसिट का। सरकार इस पर लगातार फोकस कर रही है कि इस डेफिसिट को हम लोग कम करें। ठीक है, आप देखिए कि सन 2017-18 तक घाटे का मान लगातार कम हुआ और ये देखिए 3.4 के साथ जो आपका फिजिकल डेफिसिट था बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया था 2018-19 में। लेकिन 19-20 और आपका 20-21 कहीं ना कहीं कोविड इंपैक्ट था। कोविड इंपैक्ट ने इन डेफिसिट्स को बढ़ा दिया और पीक पर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए ये कोविड का जो दौर था ये हमारे लिए काफी बुरा दौर था, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखिए 6.6 इधर प्रारंभ से आप देखिएगा 2009-10 से इन्होंने डेफिसिट घटाने का लगातार प्रयास किया। बीच में एक वर्ष लगातार डेफिसिट बढ़ा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू डिक्लाइन होता रहा, सारे घाटों का मान लगातार कम होता गया। लेकिन कोविड-19 के बाद हमारे डेफिसिट का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया और इकोनॉमी में मान के चलिए कि बहुत बड़ी क्षति हुई। जो हम लोगों ने प्रयास किया था इतने सालों का, सारी मेहनत एक तरफ हो गई। ठीक है, घाटा वित्त पोषण सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग कहां से हम करते हैं, तो देखिए आपके पास होता है सिक्योरिटी का एक अगेंस्ट स्मॉल सेविंग से अधिकतर हम इस डेफिसिट को फुलफिल करते हैं। तो ये जो आपका लाइट ब्लू बार ग्राफ है ये बता रहा है कि हम अधिकतर सिक्योरिटी अगेन स्मॉल सेविंग्स इसके माध्यम से इस घाटे को फुलफिल या कंप्लीट करते हैं और जिसके माध्यम से देखते हैं। ठीक है, अब अगर आप जानना चाहो कि राजस्व प्राप्तियां क्या थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या थी, किस जगह से मुझे कितना इनकम मिला, तो उसका डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल है और ये मिल जाएगा कि आपका मान ये एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि कहां से हमको कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये कहां पर हम खर्च कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आपका सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा। दूसरा ट्रेंड्स इन टैक्स रिसिप्ट्स, जो आपका टैक्स रेवेन्यू है वो उसका भी पैटर्न या ट्रेंड्स यहाँ पर दिखाई आपको पड़ जाएगा। और देखिए कि टैक्स रेवेन्यू भी बीच के वर्षों में क्या हुआ, बढ़ा था, लेकिन इस समय काफी डिक्लाइन हुआ, लेकिन पुनः बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद नेट रिसिप्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहां से अन्य पैसा प्राप्त होता है, तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड डेब्ट से भी पैसा प्राप्त हो रहा ताकि राजकोषीय घाटे को कंप्लीट कर सके। और देखिए भारत सरकार का व्यय, भारत सरकार कहां पे अपना पैसा खर्च करती है उसको भी आप देख सकते हैं कि केंद्र व्यय कहां पे करता है और कितना व्यय का जो पैटर्न है वो घटा या बढ़ा, इसको भी हम इसके अंतर्गत जान सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट के अंतर्गत जाइएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंतर्गत आप बजट एक नजर में, कमी के आंकड़े, विधानमंडल के साथ राज्य और केंद्र शासित के डेटा, बजट प्रोफाइल, आपके पास प्राप्तियां, व्यय, प्रमुख परियोजनाओं पे व्यय, सारी चीजें, बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय, मुख्य विशेषताएं, इनको एक बार आप जरूर पढ़िएगा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और आपने साथ ही साथ देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे यहीं पर आपको फ्री में अपलोड मिल जाएगी। ये देखिए पिछले आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आप देख रहे होंगे पिछले आर्थिक जो इकोनॉमिक सर्वे होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिश होती है, और आत्मनिर्भर भारत का बजट आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, आपको सब कुछ यहीं से फ्री मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। आपको समय समय पर इनका अध्ययन जरूर करना होगा। ये एथेंटिक साइट्स हैं जहां से आपको एग्जाम के लिए एक अच्छा मटेरियल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया बजट, और बजट को के विभिन्न कंपोनेंट को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा।